has hiked their tariffs after 2.5 years by an average of around 20%. Reliance owned Jio has made the first move and gone ahead with high tariffs in the 12.5 to 25% range. 20% tariff revision announced by Reliance Jio. India's biggest telecom operators Reliance Jio and Airtel have raised their tariffs. स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। मुद्दा दोस्तों ऐसा है, आपको दोस्तों पता ही होगा कि जियो ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं 3 जुलाई से, और इन्हीं के पीछे पीछे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन दोनों ने भी अपनी टैरिफ बढ़ा दिए हैं। आपको पता होगा दोस्तों 12 से 27% तक टैरिफ बढ़ाए गए हैं। दोस्तों क्या पीछे रीजन था इस चीज के, आइए आज समझते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रिलायंस जियो टेली कम्युनिकेशन के अंदर 41% की हिस्सेदारी रखता है, जो पूरे लोगों में देखा जाए तो 47 करोड़ की जनसंख्या बैठती है जो कि जियो यूजर्स हैं। इसके बाद आपका एयरटेल का नंबर आता है और फिर आपका वोडाफोन आइडिया का नंबर आता है। इस समय पर भारत के अंदर 3 ही कंपनी है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। इन तीनों कंपनी का कहीं ना कहीं प्रभुत्व है भारत के अंदर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। अगर आप सेक्टर के विशेषज्ञों की बात करें तो वो बता रहे हैं कि जियो हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, इन तीनों ने जो अपने टैरिफ रेट्स बढ़ाए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है कि जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं यही रीजन है। आपको दोस्तों पता होगा कि 5G हाई स्पीड स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हुई थी दोस्तों, ये आपका 25 जून से होनी शुरू हुई थी और 25 जून को इन्होंने अपने स्पेक्ट्रम खरीदे थे तीनों कंपनियों ने। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम एक इंटरनेट की मैक्सिमम रेंज को समझ सकते हैं कि अगर 500 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है तो मैक्सिमम स्पीड 500 मेगाहर्ट्ज रहेगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्पेक्ट्रम जो है उनके ऑक्शन होती है, उनकी नीलामी होती है। तो और कंपनियां जो भी है इन स्पेक्ट्रम्स को खरीदती है, इन रेंज को खरीदती है कि 1800 मेगाहर्ट्ज का मैंने खरीद लिया और 2000 मेगाहर्ट्ज का मैंने खरीद लिया, 1600 मेगाहर्ट्ज का मैंने खरीद लिया। इसमें जो मैक्सिमम जो स्पेक्ट्रम रेंज थी वो थी 26 गीगाहर्ट्ज की। और दोस्तों जो जियो कंपनी थी इसको ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदने की जरूरत नहीं थी, इनके पास ऑलरेडी स्पेक्ट्रम थे। एक बार स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद आप 20 सालों तक उस स्पेक्ट्रम को लेकर चल सकते हैं, यानी आपको फिर से उसे 20 सालों तक खरीदने की जरूरत नहीं है। 20 सालों तक वो जो स्पेक्ट्रम, वो जो इंटरनेट की रेंज है वो आपकी हो गई। तो जो जियो कंपनी थी इसने 1800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदा था दोस्तों, और एयरटेल ने कुछ ज्यादा रेंज के खरीदे थे, इसलिए उनका खर्चा भी ज्यादा आया था खरीदने में, ऑक्शन में जो नीलामी हुई थी। इससे पहले भी जियो ने 2021 में अपने जो टैरिफ्स थे उनको बढ़ाया था। अगर देखा जाए तो जियो ने 2.5 साल बाद अपने टैरिफ्स में फिर से बढ़ोतरी करी है और एयरटेल कंपनी ने 1.5 साल बाद लगभग फिर से बढ़ोतरी कर दी अपनी टैरिफ में। दोस्तों यहाँ पर समझने की बात यह है कि कैसे ये कंपनियां अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रही है और कहीं ना कहीं मोनोपोली बन रही हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही दोस्तों जियो ने अपने टैरिफ्स बढ़ाए वैसे ही एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए। तो दोस्तों इससे होगा क्या, हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे, और ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे तो मार्केटिंग में मोनोपोली चलने लगेगी दोस्तों, कि उनकी जब मर्जी होगी तब वो बढ़ा देंगे टैरिफ्स और जब मर्जी होंगी तब घटा देंगे। वैसे घटाने का तो मैटर ही नहीं है, बढ़ाएंगे ही टैरिफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए देश के अंदर जो है कॉम्पिटिटिवनेस होनी बहुत जरूरी है। इतनी सारी कंपनियां होनी चाहिए, सिर्फ 2-3 कंपनियों से बात नहीं चलेगी, बहुत ज्यादा कंपनी होनी चाहिए जिससे कि कोई भी जो कंपनी है वो टैरिफ बढ़ाने से पहले 10 बार सोचे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं 2 आपको चीजें बताना चाहूंगा, एक होती है आपकी मोनोपोली और एक होती है कार्टेलाइजेशन। जो मोनोपोली होती है दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ एक ही कंपनी का प्रभुत्व होता है, लेकिन अगर ऐसे ही 2-3 कंपनियां मिल जाएं और वो अपने हिसाब से पूरी मार्केट को चलाने लगे तो इस चीज को कार्टेलाइजेशन कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि कोई मार्केट में 3 दुकानें हैं और उनके अलावा वहां और कोई उस सामान को बेचता ही नहीं है। मान लीजिए कि ये 3 दुकानें हार्डवेयर की हैं, इनके अलावा और कोई दुकान है ही नहीं। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उन तीनों में पहले ही मिली भगत हो गई कि हम ये सामान ज्यादा रेट पे भेजेंगे, जहां वो सामान हर जगह या वो उसका 50 रेट था तो वो तीनों लोगों ने अपनी मिली भगत कर ली कि हम इस सामान को 100 रुपए में बेचेंगे। आपके पास ऑप्शन ही रहेगा, आपको वो सामान खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी ना होकर 3-4 कंपनियों ने मिलकर आपस में मिली भगत कर ली, इस चीज को कार्टेलाइजेशन कहते हैं। और अगर यही मोनोपोली होती तो मोनोपोली में सिर्फ एक कंपनी होती इस तरीके की कि उस एक कंपनी के अलावा और कोई कंपनी नहीं है और सिर्फ उसी का प्रभुत्व है पूरे देश के अंदर।
तो दोस्तों यहाँ पर कार्टेलाइजेशन ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे देश के अंदर। दोस्तों जियो का जो 666 रुपए का जो रिचार्ज था 84 दिन वाला, वो दोस्तों अब 799 रुपए का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 20% की वृद्धि हो गई है। इसी तरीके से अगर आप दोस्तों वार्षिक रिचार्ज प्लान की बात करें तो वार्षिक रिचार्ज प्लान के अंदर 20 से 21% की बढ़ोतरी रही है। जो प्लान कभी 1559 रुपए का था वो प्लान अब 1899 रुपए का हो गया है। ऐसे ही जो प्लान कभी 2999 रुपए का था वो आज 3599 रुपए का हो गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर वार्षिक प्लान में 20 से 21% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोस्तों बाकी के प्लान आपकी स्क्रीन के सामने है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप देख लीजिए। दोस्तों इस रिचार्ज के बाद एक और चीज चेंज हुई है कि 2 GB पर दिन का डेटा या फिर इससे अधिक के रिचार्ज पर आपको 5G अनलिमिटेड मिलेगा। इससे पहले आपको 1.5 GB पर डेटा पर भी 5G अनलिमिटेड मिल जाता था। तो यहाँ पर अब ये चीज चेंज कर दी कि आपको 1.5 GB पर डे पर अब आपको 5G अनलिमिटेड डाटा नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए 2 GB का रिचार्ज, 2 GB पर डे का रिचार्ज कराना पड़ेगा या फिर आपको उससे अधिक का रिचार्ज कराना पड़ेगा। एक्स पर दोस्तों जियो बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है और BSNL की घर वापसी की बात हो रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि जियो 2016 में आया था। इससे पहले बहुत सारी कंपनियां थी, आपकी एयरसेल थी, टाटा डोकोमो थी, ऐसे BSNL का भी बहुत अच्छा काम चल रहा था उस समय पर। लेकिन आज के समय पर BSNL की ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है क्योंकि वहां पर 2G तक ही टावर है, 4G के टावर अभी तक उनके आए भी नहीं है। दोस्तों मैंने अभी आपसे हाई ब्रांड स्पेक्ट्रम की बात करी थी। दोस्तों जो स्पेक्ट्रम होता है ये जितने कम रेंज का होगा उसकी जो क्षेत्र, उसका जो कवरेज एरिया होगा वो उतना ज्यादा होगा और उसकी रेंज उतना ज्यादा होगा और उसकी स्पीड कम होगी। और जितना हाई स्पेक्ट्रम रेट होगा उतना ज्यादा उसकी स्पीड होगी, लेकिन उसका जो कवरेज एरिया होगा वो कम होगा। तो यही कारण है दोस्तों कि बहुत सी जो छोटी कंपनियां हैं वो अपना कवरेज एरिया बढ़ाने की कोशिश करती हैं और चाहती हैं कि हमारा जो एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा, हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एरिया में अपने इंटरनेट की प्रोवाइड कर पाएं लोगों को। तो इस वजह से जो छोटी कंपनियां होती है जैसे वोडाफोन आइडिया, ये जो है छोटे स्पेक्ट्रम खरीदने की कोशिश करती है जिससे कि उनका रेंज ज्यादा से ज्यादा हो और वो ज्यादा लोगों तक पहुंच कर पाए अपनी। अब दोस्तों हम बात ये करते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट का क्या कहना है टैरिफ बढ़ाने के ऊपर। आइए इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों सरकार का ये कहना है कि टेलीकॉम टैरिफ में इंक्रीज और डिक्रीज का जो निर्णय लेती है वो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ट्राई लेती है। ट्राई की फुल फॉर्म दोस्तों आप जानते होंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों सरकार का यह कहना है कि जो ओपन मार्केट होती है, जो फ्री ट्रेड होता है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ऐसी हमारी पॉलिसी रही है पहले से ही। तो इस वजह से गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है टैरिफ बढ़ाने के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने अपना कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया है और वो ये कह रही है कि इसके लिए ट्राई, जो कि एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ही है, वो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी चीज है वो देखती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तो फिर ट्राई को इसको लेकर क्या कहना है। दोस्तों यदि किसी भी कंपनी को अपने टैरिफ बढ़ाने होते हैं तो जो TSP होती है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये जो है आपकी ट्राई को इंफॉर्मेशन देती है कि आपको जो है ये टैरिफ बढ़ाने की बात कर रही है कंपनी। तो ट्राई जो होती है ये कहीं ना कहीं अलाउड करती है ऐसी कंपनियों को जो अपनी टैरिफ्स बढ़ाना चाहती हैं। दोस्तों ट्राई कंपनी का ये कहना है कि ये जो बढ़ाए हुए टैरिफ हैं ये सहनशीलता के दायरे में हैं, यानी ये टॉलरेट हो सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं, उनका ऐसा कहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2021 के बाद से अब टैरिफ बढ़ाए गए हैं, तो बहुत टाइम बाद टैरिफ बढ़ाए गए हैं। और इन्होंने साथ में एक बात यह भी कही है कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में जहां 2022 में भारत की इंटरनेट कवरेज की जो रैंक थी वो 111 थी, अब वो रैंक 2024 में आकर 15 हो गई है। तो दोस्तों उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट में या फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रही है प्राइवेट कंपनियां, तो वो कहीं ना कहीं ट्राई उनके साथ खड़ी है। ट्राई ने बाद में ये भी कहा कि इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से जो प्लान है उसमें 5G, 6G और M2M जैसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर पैसे लगाए जा रहे हैं, निवेश किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनको विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं इन्हें वित्त पोषित करना जरूरी है, इसलिए बढ़े हुए टैरिफ आपके वो टॉलरेंस के दायरे में आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं BSNL की। आपको दोस्तों पता होगा कि BSNL के जो रिचार्ज हैं वो बहुत ही सस्ते हैं इन कंपनियों के मुकाबले। दोस्तों BSNL ने भी अपनी बात पर अडिग हैं और इन्होंने भी बहुत बुराई करी है इनके बढ़े हुए टैरिफ को लेकर। इन्होंने, हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं
ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको पत्र लिखा है और पत्र में इन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज करी हैं कुछ। उनका ये कहना है कि जब ऑलरेडी दोनों कंपनियों ने मिलकर 28,000 करोड़ रुपए का फायदा ले रखा था, उनको प्योर बेनिफिट हो रहा था, तो फिर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत क्या थी। बीएसएनएल ने आगे ये भी कहा कि जियो ने 2023-24 में 20,607 करोड़ रुपए का फायदा कमाया था, प्योर बेनिफिट कमाया था, प्योर गेन कमाया था, और आपका एयरटेल ने 7,467 रुपए का प्योर गेन कमाया था। तो जब इन्होंने बेनिफिट में थी ये कंपनियां, तो इनको टैरिफ बढ़ाने की क्या जरूरत थी। अब दोस्तों मैं साथ में यहाँ पर आपसे एक बात भी पूछना चाहूंगा कि दोस्तों आपको नहीं लगता कि देश के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनमें और इजाफा होना चाहिए, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। यदि कंपटीशन ही नहीं होगा तो सारी कंपनियां अपनी वाली करने लगेंगी और इससे घाटा अल्टीमेटली जनता को होगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या बीएसएनएल को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी भी देश के अंदर एक अच्छा बिजनेस तभी होता है दोस्तों जब वहां पर बहुत सारी कंपनियां हो, वहां पर कॉम्पिटिटिवनेस हो, जिससे कि कोई भी कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ना ले पाए, डिसीजन ना ले पाए। लेकिन यहाँ पर 3 कंपनियां, ऐसा लग रहा है बीएसएनएल का कहना है जैसे ये मनमानी कर रही हैं। बीएसएनएल ने दोस्तों अपने पत्र में ये भी कहा है कि आज के समय पर भी बीएसएनएल 4G और 5G की सेवाएं स्टार्ट नहीं कर पाया है, जिससे वो एयरटेल और जियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर लेने में सक्षम नहीं है। इसके पीछे उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया है कि सरकार का एक प्रोटोकॉल है, जिसमें जो सरकारी कंपनी वाली जो हमें टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है आपका बीएसएनएल, ये जो है बाहर की कंपनियों से 4G का इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकती हैं। जैसे आपकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैमसंग, एरिक्सन, नोकिया, इनके पास 4G इंस्ट्रूमेंट हैं और ये बहुत बड़ी कंपनियां भी हैं। लेकिन बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी को अलाउड नहीं है कि वो जाकर इतनी बाहर की बड़ी कंपनियों से 4G के उपकरण ले सकें। ऐसा सिक्योरिटी पर्पस की वजह से उनको जो है बाध्य कर रखा है। तो बीएसएनएल ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि हमको जो है इसका भी कहीं ना कहीं घाटा है कि हम लोग बाहर से जाकर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सैमसंग, नोकिया और एरिक्सन जैसी, इनसे 4G के टावर या 4G के इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकते हैं। इसी बीच दोस्तों गवर्नमेंट सोर्स से एक न्यूज सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो आपकी बीएसएनएल है उसने आईटी कंपनी टीसीएस और आपकी जो सीडोक है इनके द्वारा या इनकी मदद से समझिए, इन्होंने स्वदेशी रूप से निर्मित टेक्नोलॉजी का यूज करके पंजाब में 4G सेवाएं चला दी हैं, जिससे इनको कहीं ना कहीं 8 लाख कस्टमरों का फायदा हुआ है। यानी कि 8 लाख कस्टमर पंजाब में जुड़े हैं इनसे, बीएसएनएल से। सरकारी स्रोतों से दोस्तों ये भी एक न्यूज आ रही है सामने कि जो आपका बीएसएनएल है ये अगस्त से पूरे राज्यों में 4G सेवाएं स्टार्ट कर देंगी। पर दोस्तों आपको पता होगा कि आप इस तरीके की जो न्यूज होती है इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इससे पहले जो पूर्व दूरसंचार मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, इन्होंने मई 2023 में कहा था कि जो बीएसएनएल है वो कुछ हफ्तों में 4G सेवाएं स्टार्ट कर देंगी और दिसंबर तक 5G सेवाएं स्टार्ट कर देंगी। लेकिन आज तक भी दोस्तों 4G सेवाएं स्टार्ट नहीं हुई है बीएसएनएल की तरफ से। कहीं ना कहीं दोस्तों इसके पीछे यही रीजन है कि बीएसएनएल एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और उसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वो 4G के उपकरण के लिए बाहर डिपेंड नहीं रह पा रही हैं। बाहर से वो अपने 4G इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके आ पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीजन है कि उनका 4G अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया है कि कैसे कैसे आपके रिचार्ज बढ़ाए गए हैं, क्यों बढ़ाए गए हैं और आपका बीएसएनएल का इसको लेकर क्या स्टैंड है। अब दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको दोस्तों क्या लगता है कि क्या ये बढ़े हुए टैरिफ एक सही डिसीजन था या फिर ये एक तरीके की मोनोपोली चल रही है।